तुम लोगों ने हमें मार भी दिया तो यहाँ से निकल नहीं सकोगे। जयती ने कहा, जफर किसी यारे गैर का नाम नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगा तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकोगे। इसने बेखौफी से कहा। अपने साथी के मुकाबले में वो ज़्यादा पुरएतमाद और सख्त जान लग रहा था। तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। मैंने भुना कर कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि बाहर से फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ आई थी। शायद किसी ने स्टेन गन का ब्रश मारा था। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, बस यही मेरी गलती थी। दराज कद ने अचानक मुझ पर छलांग लगाई और मुझे लिए हुए फर्श पर ढेर हो गया। छलांग लगाते ही इसने मेरी दाईं कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया था और रिवॉल्वर मेरे हाथों से दूर जा गिरा। इसकी गिरफ्त से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो लड़ने भिड़ने के फन में खासा ताक है। मैंने अपना सर थोड़ा सा पीछे हटाकर इसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। तकलीफ की शिद्दत से इसका चेहरा मसक हो गया और इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने दोनों घुटने समेटे और इसे अपने ऊपर से उछाल दिया। वो गोया उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से टकराया और कैंचुए की तरह फर्श पर गिर गया। खबरदार, अचानक दाखिली दरवाजे के पास से आवाज़ आई, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोलियों से छलनी हो जाओगे। ये मज़ीद बेहतर होगा कि तुम मुझे छलनी कर दो। मैंने हाथ गिराकर इसकी तरफ घूमते हुए कहा, यूं भी तुम्हें चाय के लिए छलनी की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो आवाज़ 100% ग्लोरिया की थी। इसकी नज़र जो ही मुझ पर पड़ी वो जल्दी से बोली, तुम खैरियत से तो हो कामरान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। हैरत मुझे इस बात पर थी कि इसके साथ जफर भी था। ग्लोरिया ने इसकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखा हुआ था और वो गुस्से में होंठ चबा रहा था। तुम्हें सिर्फ कामरान की फिक्र है? तैमूर ने मुंह बनाकर कहा। यहाँ और लोग भी थे, तुम लोगों को मैं पहले ही देख चुकी थी। ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली, बज़ाहिर तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हो, मगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो पूछ भी लेती हूँ कि अच्छा अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तैमूर ने इसकी बात काट दी। ये हमारा ड्राइंग रूम नहीं है। मैंने देखा इस दौरान में तैमूर और सिकंदर वहाँ मौजूद बकिया 2 आदमियों को बेहोश कर चुके थे। चलो फिर बाहर निकलो, ग्लोरिया ने कहा। हम इस दरवाजे से बाहर निकल आए तो मालूम हुआ कि हमें तहखाने में रखा गया था। गेट से लेकर कार पोर्च तक 3 आदमी शदीद जख्मी हालत में पड़े थे। ये यकीनी तौर पर ग्लोरिया का कारनामा था। वो लोग शायद जफर के गार्ड्स थे। गेट के बाहर एक टोयोटा हाइएस की एक 16 सीटर वैन मौजूद थी। ग्लोरिया ने तैमूर से ड्राइविंग सीट संभालने को कहा और खुद इसके बराबर में बैठ गई। जफर को इसने मेरे हवाले कर दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर मैंने अकबर और नज़ीर को बिठाया। इससे अगली सीट पर मैं सिकंदर और जफर समेत सवार हो गया। जफर मेरे और सिकंदर के बीच में था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और जफर की आंखों पर मजबूती से पट्टी बांधी। ये तुम लोग अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो, जफर ने दांत पीस कर कहा। तुम लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो वरना इतनी जुर्रत न करते। मैंने चटाक से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद दिया और तहकीर अमेज लहजे में कहा, हम तुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तू कितना बड़ा मुल्क दुश्मन है। अगर मैं आधे घंटे तक वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी इस शहर को उलट पलट कर रख देंगे। ना सिर्फ मेरे आदमी बल्कि पूरी कराची की पुलिस हरकत में आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैंने फिर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे साथी शहर को उल्टा करें या सीधा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। रहा पुलिस का सवाल तो तुम भी जानते हो कि वो हरकत में आकर कौन सा तीर मारती है। बस अब खामोश रहना वरना इस मरतबा बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैं गाफिल नहीं हूँ, तैमूर ने जवाब दिया, और तुम्हें बताने ही वाला था कि गाड़ी शुरू ही से हमारे पीछे लगी है। इसलिए मैं मुख्तलिफ सड़कों पर बिला मकसद चक्कर लगा रहा हूँ ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए। अब तस्दीक हो चुकी है, एक गाड़ी वाकई हमारा ताकुब कर रही है। इसका भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ग्लोरिया खुद कलामी से अंदाज में बोली, इसे डॉज देकर निकल जाऊं या गाड़ी कहीं मोड़ कर इन्हें ठिकाने लगा दूं? अगर इस गाड़ी को डॉज देकर पीछा छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। मैंने कहा, ये आजकल तुम पर खून क्यों सवार है? असल में वो लोग हमारी गाड़ी देख चुके हैं। मैंने सोचा कि हमारी गाड़ी? ग्लोरिया तंजिया अंदाज में हंसी। ये गाड़ी तो मैंने इस पार्किंग लॉट से उठाई है, इसे तो हम कहीं भी छोड़ देंगे। फिर वो चौंक कर बोली, इस लड़के की आंखें क्यों खुली हैं? सिकंदर, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो। ग्लोरिया ने कहा। इसका इशारा अकबर की तरफ था। मैं नहीं चाहती कि हमारे ठिकाने का इल्म किसी को भी हो। सिकंदर ने फौरन अकबर की आंखों पर भी पट्टी बांध दी। अकबर ने इस पर दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया मगर सिकंदर की डांट पर खामोश हो गया। फिर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस गंभीर खामोशी को बिलाखिर जफर ने तोड़ा। देखो, मैं एक दफ़ा फिर तुम लोगों को तंबीह कर रहा हूँ कि अपनी जान के दुश्मन मत बनो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। तुम लोग मुझे ज़्यादा देर तक अपनी कैद में नहीं रख सकोगे। हम तो तुम्हें ज़िंदा ही की कैद से आज़ाद कर देंगे। मेरे पास तुम जैसे गद्दारों के लिए मुफ्त का राशन नहीं है। मैंने दांत पीस कर कहा। फिर सर्द
लहजे में बोला, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। इस लम्हे वाकई मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं इसे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ये शायद मेरे लहजे की सफाकी थी कि अकबर ने फिर एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकाला। मुझे शुबा हो रहा था कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसके ज़रिए इसके साथी इस तक पहुँच सकते हैं, तभी तो वो इतने बुलंदो बांग दावे कर रहा था, यही धमकियाँ दे रहा था। मुमकिन है ये मेरा वहम हो और वो हमसे ब्लफ कर रहा हो, मगर मैं अब किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। मैंने अपना शुबा दूर करने के लिए एक मरतबा फिर खूब अच्छी तरह इसकी तलाशी ली, मगर सिवाय एक सिगरेट लाइटर और बाल पॉइंट के इसकी जेब से कुछ न मिला। मैंने खिड़की खोलकर वो दोनों चीज़ें बाहर उछाल दी। तैमूर अभी तक बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था। वो और ग्लोरिया बहुत धीमे लहजे में बात कर रहे थे, इसलिए इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर जब तैमूर ने गाड़ी नेशनल हाईवे पर डाली तो मैं चौंका। मैंने इससे कहा, तैमूर ये तुम? मैं डैशबोर्ड में कोई केसर ढूंढ रहा हूँ। तैमूर ने मेरी बात काटते हुए खामोश रहने का इशारा किया। ग्लोरिया भी इशारे से मुझे खामोश रहने की ताकीद कर रही थी। सुबह के आसार पैदा हो चले थे, मगर सड़क पर इस वक्त भी ट्रैफिक बराए नाम थी। सिर्फ दूध और सब्जी की गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। अपने ताकों में आने वाली गाड़ी को तैमूर बहुत पहले डॉज दे चुका था। खारू से चंद किलोमीटर आगे जाकर तैमूर ने गाड़ी बाएं जानिब कच्चे रास्ते पर डाल दी। रास्ते की दोनों जानिब झाड़ झंकार, दरख्त और खुदरू घास उगी हुई थी, मगर गाड़ियों के चलने की वजह से वो रास्ता खासा हमवार हो गया था, इसलिए हमें बराए नाम झटके लग रहे थे। फिर तैमूर ने एक ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहाँ दरमियान में छोटा सा एक मैदान था और इसके चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी। इन झाड़ियों में ना सिर्फ हम छुप सकते थे बल्कि गाड़ी भी बहुत आसानी से छुप सकती थी। मुझे हैरत थी कि ग्लोरिया आखिर इस वीराने में क्या करने आई है। ग्लोरिया ने इशारे से मुझसे कहा कि जफर को नीचे उतारो। मैंने इसका गिरबान पकड़ा और इसे बेदर्दी से नीचे घसीट लिया। देखो तुम लोग, मैंने इसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो चकरा कर जमीन पर गिर गया। मैंने मना किया था ना कि अब तुम मत भौंकना, मैंने गरज कर कहा। इन सलाखों के पीछे ये सारी उम्र भी भौंकता रहेगा तो इसके आदमी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ग्लोरिया ने मुझे आंख मारते हुए कहा। फिर वो तैमूर से बोला, इसके जिस्म का एक एक कपड़ा उतार दो और इसे छत से लगे हुए कुंडे के साथ उल्टा लटका दो। शायद वो जफर को यह तासुर देना चाहती थी कि हम किसी मकान में हैं। तैमूर ने पहले गाड़ी से फलालीन का कपड़ा निकाला जो अमूमन गाड़ी साफ करने के काम आता है। फिर इसने रिवॉल्वर की नाल जफर की कनपट्टी पर रखकर सरगोशी की। मुंह खोलो। इसने उलझन अमेज अंदाज में मुंह खोल दिया। जफर ने जो ही मुंह खोला तैमूर ने फलाफीन का वो कपड़ा इसके मुंह में ठोंस दिया। इसके हलक से खफीफ सी आवाज़ निकली। फिर वो गहरे गहरे सांस लेकर सर को दाएं बाएं झटकने लगा। इसका मुंह बांधने के बाद तैमूर ने पहले इसका कोट उतारा, फिर टाई खोलकर शर्ट भी उतार दी। मैं बगौर जफर के चेहरे का जायजा ले रहा था। टाई खुलते इसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, रंगत जर्द पड़ गई और चेहरे पर शिकस्त खोर्दी के आसार नमूदार हो गए। इसकी इस कैफियत पर मेरे साथ साथ ग्लोरिया भी चौंक उठी। मैंने तैमूर से जफर की शर्ट लेकर बहुत गौर से इसका जायजा लिया। इसके कफ, कॉलर, बटन, हर चीज़ को खूब गौर से देखा, मगर वो आम सी शर्ट थी। इसके बटन भी आम से थे। फिर मेरी नज़र इसकी टाई की पिन पर पड़ी। इस पर मुझे कुछ शक गुजरा। मैंने इसे उलट पलट कर देखा तो चौंक उठा। टाई पिन के एक सिरे से बहुत छोटा सा एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। मैंने इसे पलट कर देखा। पिछले हिस्से में मुझे एक स्क्रू दिखाई दिया। टाई पिन में भला स्क्रू का क्या काम? वो इतना बारीक स्क्रू था जो सिर्फ घड़ी साजों के मखसूस स्क्रू ड्राइवर से खुल सकता था। मेरे साथ साथ ग्लोरिया भी इस टाई पिन का जायजा ले रही थी। इसने अपना पर्स खोलकर नेल कटर बाहर निकाला और इसमें लगा हुआ छोटा सा चाकू खींचकर बाहर निकाल लिया। इस चाकू की नोक से वो स्क्रू खुल सकता था। मैंने ग्लोरिया से नेल कटर लेकर वो स्क्रू खोला तो पिन का निचला हिस्सा अलग हो गया। इसके अंदर इस किस्म का सेल था जैसा अमूमन इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों या बच्चों के खिलौनों में होता है। मैंने वो सेल निकाल कर जेब में डाला और स्क्रू दोबारा टाइट करने के बाद मैंने अचानक जफर के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और गरज कर बोला, तो इस माइक्रोफोन के बलबूते पर अकड़ रहा था ना? अब सुना अपने साथियों को अपनी मकरू आवाज़। फिर अचानक मेरी नज़र इसकी घड़ी पर पड़ी। वो आम घड़ियों के बरक्स खासी मुनफरिद थी। मैंने इसके हाथ से घड़ी भी उतार ली। मुबादा इसमें कोई और डिवाइस पोशीदा हो। मुझे इस मौके पर फर्डिनेंड याद आया। अगर वो होता तो लम्हों में टाई, माइक्रोफोन और घड़ी का मुअम्मा हल कर देता। मैंने वो रेस्ट वॉच यूं ही उलट पलट कर देखी, फिर गैर इरादी तौर पर इसकी चाबी बाहर की तरफ खींची। वो तो एरियल की तरह बाहर निकल आई। चाबी निकलते ही घड़ी में से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसी अमूमन इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के अलार्म की होती हैं। फिर ऐसा लगा जैसे घड़ी में से कोई आवाज़ रही हो। मैंने वो घड़ी कान से लगा दी। कोई बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था, हेलो बॉस, टीएम कॉलिंग। हम दरअसल आपका सुराग खो बैठे हैं। आप भी जानते हैं कि घड़ी में लगा हुआ डिटेक्टर सिर्फ 50 किलोमीटर के इलाके में काबिल अमल होता है। आप ज़रा लोकेशन बताएं, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैंने फ़ौरन ही घड़ी की चाबी अंदर की तरफ दबा दी। इसमें भी यकीनन सेल होगा। मैंने ग्लोरिया से कहा, यह घड़ी ना सिर्फ ट्रांसमीटर है बल्कि डिटेक्टर भी है। अगर हम इसके आदमियों की रेंज में आ गए तो वो कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे और फिलहाल मैं कुत्ते मारने के मूड में नहीं हूँ। आखिरी जुमला
जुमला मैंने जफ़र को सुनाने के लिए कहा था। एक मरतबा फिर ग्लोरिया का नेल कटर काम आया। मैंने इसकी मदद से घड़ी का पिछला हिस्सा खोल दिया। इसका अंदरूनी सिस्टम बहुत पेचीदा था। बारीक बारीक पुर्जों और वायर्स का एक जाल सा बिछा हुआ था। इसमें एक बजाय 2 सल थे जो मुखालिफ सिमतों में लगे हुए थे। मैंने दोनों सल निकाल कर घड़ी को दोबारा बंद कर दिया। इसका टाइम भी गायब हो गया। मैंने एहतियात के तौर पर घड़ी का एरियल खींचा, मगर इसमें से किसी किस्म की कोई आवाज़ ना आई। मैं चाहता तो इन दोनों चीज़ों को ज़ाया कर सकता था, मगर मैं खुद इनसे फ़ायदा उठाना चाहता था। बकौल ग्लोरिया फर्डिनेंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का माहिर था। वो इन चीज़ों को देखकर ना सिर्फ वैसी ही दूसरी चीज़ें बना सकता था, बल्कि इनमें मज़ीद तरमीम कर सकता था। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए, ग्लोरिया ने कहा। अरे, मैंने तंजिया दाज में कहा, मैं तो समझ रहा था कि तुम अब यहाँ पिकनिक मनाओगी, मगर तुम तो कामरान, ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली। अभी थोड़ी देर पहले तुम मौत के मुंह से निकले हो और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मरना तो एक दिन सभी को है बीबी ग्लोरिया, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। फिर हंसते हुए क्यों न मरे, चलो फिर तुम लगाओ कह के मैं तुम्हारा काम तमाम किए देती हूँ। वो भुना गई, मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ, मैंने मस्कीन से सूरत बनाकर कहा। मगर मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अच्छा, मरे हुए हाथी यहाँ से निकलो या यहाँ 1.25 लाख का होना चाहते हो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, अकबर ने घबरा कर कहा। तैमूर इसके अंदाज पर बेसाख्ता हंसने लगा, फिर बोला, तुम तो 50 लाख के बैरियर चेक हो, तुम्हें भला कैसे छोड़ सकते हैं यार। तैमूर, मैंने हंस कर कहा, 1.5 करोड़ तो इस बकरे से भी मिल जाएंगे, मैंने जफ़र के सर पर चपत मारते हुए कहा। जफ़र का चेहरा तौहीन के एहसास से मसख हो गया। इसके सामने लोग नज़र उठाकर बात नहीं करते थे और मैं इसके साथ एक आम उचक्के का सा सलूक कर रहा था। हम गाड़ी की तरफ बढ़े तो तैमूर चलते चलते अचानक रुक गया। मैंने देखा हमारे और गाड़ी के दरमियान में स्याह रंग का एक कोबरा फन फैलाए बैठा था। इसके फंकार सुनकर जफ़र भी चौंक उठा और सरगोशी में बोला, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इंतहाई खौफनाक और जहरीली किस्म का कोबरा है। मगर ये इतराफ़ में तो नहीं होता। किन इतराफ़ में, मैंने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है इस किस्म का कोबरा कम अज़ कम कराची में नहीं पाया जाता। मैंने गौर से इस कोबरे का जायज़ा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 10 साढ़े 10 फुट से किसी तौर कम न थी और रास्ते के दरमियान में फन काढ़े बैठा था। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकालकर कोबरे पर फायर करना चाहा, मगर तैमूर ने रोक दिया और बोला, मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ग्लोरिया ने कहा। इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मुझे इस वक्त पानी की नहीं बल्कि चाय की तलब हो रही है, तैमूर ने हंस कर कहा। बस तुम तमाशा देखती जाओ, मैं चक्कर काट कर इसकी पुश्त पर पहुंचा हूँ। तुम लोग यहाँ से हटना मत, वरना ये तुम्हारा पीछा करेगा। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे बरसों किसी सपेरे की शागिर्दी की हो। मैंने कहा, मैंने वाकई कई बरस तक एक सपेरे की शागिर्दी की है। तैमूर ने हंस कर कहा, गोली से तो इसके परखचे उड़ जाएंगे। इसकी चर्बी, खून और जहर से ऐसा ज़बरदस्त समेजा तैयार होता है कि इससे ना सिर्फ कुत्ते बल्कि दूसरे जानवर भी नज़दीक नहीं आते। मुझे बरसों से ऐसी ही शाम की तो तलाश थी। जाइए फिर मुलाकात कीजिए, मैंने तंजिया लहजे में कहा, मगर इससे ये तो कह जाइए कि मैं पीछे से चक्कर काट कर आपकी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूँ। इस वक्त तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तुम लोग भी अपनी जगह से मत हिलना, ये भी यूं ही फन काढ़े बैठ रहेगा। तैमूर ने बुरा माने बगैर कहा और आहिस्तगी से दाएं तरफ की झाड़ियों में उतर गया। हम लोग बेहिसो हरकत खड़े सांप को देख रहे थे। वो भी ज़मीन से कम से कम 2 फीट ऊंचा उठा हुआ कुंडली मारे बैठा था और इसके अंदाज से लग रहा था कि वह हमें रास्ता देने के मूड में नहीं है। ये तैमूर कहाँ गया? ग्लोरिया ने तशवीश ज़दा अंदाज में पूछा। हमारी अब तक की गुफ्तगू इसके पल्ले नहीं पड़ी थी। ए यार, एक तो ये बहुत बड़ा अजाब है, अब इस मोहतरमा को नए सिरे से सब कुछ बताओ, मैंने झिंझिला कर कहा। बहरहाल मुख्तसर तौर पर यह समझ लो कि तैमूर इस कोबरे को जिंदा पकड़ना चाहता है। ये तैमूर पागल तो नहीं हो गया? ग्लोरिया चीख कर बोली। और तुमने भी इसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैंने तो इसे बहुत समझाया, मगर तुम शायद भूल रही हो कि इसका नाम तैमूर है। वो जब किसी बात पर अट जाता है तो इसे करके ही रहता है। फ़र्क बस ये है कि ये तैमूर लंगड़ा नहीं है, वरना अब तक किसी सल्तनत का बादशाह होता। मैं फालतू किस्म की बकवास से मामूल की कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा था, वरना तैमूर की तरफ से मैं भी फिक्रमंद था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस खौफनाक कोबरे को जिंदा कैसे पकड़ेगा। तुम सब पागल हो गए हो। ये कहते हुए ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकाला और सांप का निशाना लेने लगी। ऐसा गजब मत करना, तैमूर किसी भी वक्त कोबरे की पुश्त पर पहुंच जाएगा, फिर मुमकिन है तुम्हारी चलाई हुई गोली से तैमूर जख्मी हो जाए। ऐन इसी वक्त तैमूर कोबरे के अकम में नमदार हुआ और बहुत एहतियात से कदम ब कदम कोबरे की तरफ बढ़ा। दूसरों की कैफियत का अंदाज़ा तो मुझे इनके सते हुए जर्द चेहरों से हो रहा था। खुद मेरी कैफियत भी यही थी। अगर खुदा न खास्ता वो कोबरा पलट कर तैमूर पर हमला कर देता तो मैं एक बेहतरीन साथी से महरूम हो जाता। तैमूर बहुत गैर महसूस तरीके से आगे बढ़ रहा था। मैंने सुना था कि सांप की हिस्से समात भी तेज़ होती है, मगर इस वक्त कोबरे की तवज्जो हम लोगों की तरफ थी।
क्या हमाकत है तैमूर। ग्लोरिया से जबत ना हो सका तो वो चीख कर बोली, खुद को बचाओ तैमूर, मैं इस पर फायर कर रही हूँ। तैमूर के चेहरे पर इस वक्त गुस्से और झिंझिलाहट के ऐसे आसार थे कि अगर ग्लोरिया नज़दीक होती तो वो शायद इस पर हाथ छोड़ देता। ग्लोरिया की चीख पुकार और नकलो हरकत से कोबरा मजीद 1 फीट बुलंद हो गया और इसकी जुबान तेज़ी से हरकत करने लगी। वो अब किसी भी लम्हे हम पर हमला कर सकता था। अगर वो अचानक हम पर हमलावर हो जाता तो मरते मरते भी हम में से किसी को नुकसान पहुँचा सकता था। तैमूर 2 कदम मजीद आगे बढ़ गया। अब वो इतने फासले पर था कि हाथ बढ़ाकर कोबरे को छू सकता था। फिर इसने इंतहाई बरक रफ्तारी से जकंद भरी और दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज मंजर देखा। तैमूर ने अचानक कोबरे की गर्दन पीछे से दबोच ली थी। मैं जानता था कि इसकी गिरफ्त आईनी थी, अगर ज़रा सी भी चूक हो गई तो सांप इसे डस लेगा। इसने सांप की गर्दन कुछ ऐसे ख़ास तरीके से पकड़ी थी कि इसका मुंह खुल गया था, मगर इसके बावजूद इसे काबू करने में तैमूर पसीने पसीने हो गया था। कोबरे ने 2-4 दफ़ा अपनी दुम को ज़मीन पर पटका, फिर अपनी लंबी दुम तैमूर के हाथ के गिर्द रस्से की तरह लपेट ली और इसे मजीद बल देने लगा। पहली दफ़ा मुझे तैमूर के चेहरे पर तकलीफ़ और खौफ के आसार दिखाई दिए। मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है तैमूर, मैंने पूछा। ये बहुत खौफनाक और ताकतवर कोबरा है कामरान, तैमूर घुटी घुटी आवाज़ में बोला। अगर तुम इसकी गर्दन इस तरह पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना अभी चंद लम्हों में ये मेरे बाजू की हड्डी तोड़ देगा। मुझे सांप पकड़ने का कोई तजुर्बा तो था ही नहीं। एक लम्हे को मैं हिचकिचाया और आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। जल्दी करो कामरान, वरना ये मेरी जान ले लेगा, तैमूर रुक रुक कर बोला। इसने बारहा मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। बेशुमार मरतबा सिर्फ मेरी खतरे मौत से टकराया था। मैंने सोचा अगर मेरी मौत सांप के डसने से ही लिखी है तो इसे कोई टाल नहीं सकता। ये फैसला करते ही मैं झपट कर आगे बढ़ा। पागल मत बनो कामरान, पूछते से ग्लोरिया हैजान अमेज लहजे में बोली। मैं इसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ तैमूर की तरफ बढ़ा। वो चंद ही कदम के फासले पर तो था, मैं लम्हों में इस तक पहुँच गया। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसख हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो महज अपनी कुव्वत इरादी के बल पर अभी तक डटा हुआ हो। मुझे देखकर इसके बेरौनक चेहरे पर जिंदगी का अक्स झलकने लगा। लम्हे भर को मुझे इंसान की बेसबाती और बेवकती का एहसास हुआ। ये वही शहज़ोर तैमूर तो था जो किसी को खातिर में न लाता था। इसने बमुश्किल तमाम घुटी घुटी आवाज़ में कहा, कामरान इसकी गर्दन ऐन इस जगह से पकड़ लो जहाँ मेरी गिरफ्त है। मैंने इससे पहले सांप देखे ज़रूर थे, मगर कभी किसी सांप को पकड़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, और सांप भी खौफनाक किस्म का कोबरा जिसे पकड़ने में ज़रा सी गलती और आखिरी गलती साबित होती। मगर बहरहाल तैमूर की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैंने अपने दाएं हाथ को 1-2 बार झटका दिया, फिर अपने जिस्म की पूरी कुव्वत गोया इस हाथ में समोकर कोबरे की गर्दन पर हाथ डाल दिया। मैंने तैमूर की निशानदेही पर इसे मखसूस जगह से पकड़ा, फिर मैंने इसे पूरी कुव्वत से दबा दिया। सांप का मुँह मजीद खुल गया और वो अपनी 2 शाखा जुबान को तेज़ी से हरकत देने लगा। तैमूर ने इसकी गर्दन छोड़कर दुम पकड़ ली और अपने हाथ को इसके बलों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इस दिन पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोबरा न सिर्फ इंतहाई जहरीला होता है बल्कि इसमें बेपनाह ताकत भी होती है। इसकी जगह बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान होता तो महज तैमूर ही इसे मार गिरा था, मगर इस कोबरे पर मैं और तैमूर दोनों कुव्वत सरफ कर रहे थे और वो टस से मस नहीं हो रहा था। तैमूर ने चीख कर कहा, कामरान अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करो, इसके बल भी ढीले पड़ रहे हैं। मैंने इसकी गर्दन इतनी मजबूती से थाम रखी थी कि अगर कोई इंसान होता तो अब तक इसकी मौत वाक़ई हो चुकी होती। मैंने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुम के बल खुलने लगे, फिर वो मेरे हाथों में से किसी बेज़र कैचुए की तरह झूलने लगा। मेरा दायां हाथ चल हो गया। वो अब किसी भी लम्हे मेरी गिरफ्त ढीली पड़ सकती थी, बस ज़रा सी कुव्वत की ज़रूरत है और कामरान फिर ये किसी काबिल न रहेगा। तैमूर ने अपने दाएं हाथ को ऊपर नीचे गर्दिश देते हुए कहा। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी जिस्म की रखी सही कुव्वत भी मुजतमा की और अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब चंद ही सेकंड में फैसला न हुआ तो कोबरे की गर्दन मेरे हाथ से छूट जाएगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोबरे ने मुजाहमत तरक कर दी हो और मेरे हाथ में सांप के बजाय रस्सा लटक रहा हो। तैमूर ने आगे बढ़कर कोबरे का जायजा लिया, फिर मुझसे कहा, इसे दूर उछाल दो कामरान, वक्ती तौर पर यह बेहोश हो गया है। मैंने इसके कहने पर सांप को दूर उछाल दिया। ज़मीन पर गिरते ही वो अपना सर इधर उधर पटकने लगा। इससे पहले कि वो दोबारा पूरी तरह होश में आता, तैमूर ने झपट कर इसकी दुम पकड़ ली और इसे मखसूस किस्म का ज़ोरदार झटका दिया। फिर इसने एहतियातन इसे दूसरा झटका भी दिया। सांप ज़मीन पर गिर के साकित हो गया, बस इसका सिरा वरम आहिस्तगी से हरकत कर रहा था। तैमूर इसे छोड़कर ज़मीन पर एक तरफ बैठ गया। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था और बार बार अपनी इस बाजू को मसल रहा था जिस पर सांप लिपटा था। मैं भी बेदम सा होकर वहीं एक तरफ बैठ गया। नज़ीर सिकंदर और
ग्लोरिया दौड़ कर मेरी तरफ आए। फिर ग्लोरिया अचानक मुड़ी और इसने फायर कर दिया। भागने की कोशिश मत करना ज़फ़र, वो खूनख्वार लहजे में बोली। मैं तैमूर की तरफ मुतवज्जा ज़रूर थी मगर तुम्हारी तरफ से भी गाफिल नहीं थी। ज़फ़र भागते भागते रुक गया। इसने न जाने कैसे आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोली थी और मौका गनीमत जानकर भाग खड़ा हो गया था। ग्लोरिया की गरेजदार आवाज़ सुनकर वो जहाँ था वहीं थम गया। सिकंदर, ग्लोरिया ने सख्त लहजे में इसे मुखातिब किया, तुम इसकी तरफ से गाफिल कैसे हो गए? सॉरी मैडम, दरअसल। जाओ जाओ, इसके हाथ पाँव बांधो और आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में फेंक दो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, कामरान, ये सांप दोबारा हरकत में आ रहा है, आखिर तुम इसे मार क्यों नहीं देते? मैंने देखा सांप वाकई पहले से ज़्यादा हरकत कर रहा था मगर सिर्फ इसका सर ही हरकत में था, बकिया जिस्म हैजान पाइप के टुकड़े की तरह ज़मीन पर पड़ा था। ये अब किसी कैंचुए से भी बदतर है, तैमूर हंस कर बोला। मैंने दुम पकड़ कर इसे जो झटका दिया है इससे इसका जोड़ अलहदा हो गया है, अब सिर्फ ये सर ही पटक सकता है। अगर ये काम महज एक दो झटकों से हो सकता था तो तुमने इतनी मुशक्क़त खामखा की, अपने साथ कामरान की जान भी दाव पर लगा दी। या अगर कुंडली मारे ना बैठा होता तो मैं इसकी दुम ही पकड़ता। इस वक्त अव्वल तो इसकी दुम मेरे हाथ में आती ही नहीं और आ भी जाती तो वो पलट कर फ़ौरन मुझे डस लेता। मगर अब तुम इस नीम मुर्दा सांप का क्या करोगे? मैंने बताया तो था, इसकी चर्बी और जहर से एक ऐसा मेज़ा तैयार होता है जिसकी बू से जंगली जानवर, भेड़िए, कुत्ते वगैरह नज़दीक नहीं आते। और न्योलों के बारे में क्या ख्याल है? ग्लोरिया तंजिया लहजे में बोली। आजकल हिफाजत के लिए घरों में न्योले पालने का रवाज नहीं है, तैमूर ने भी इसी लहजे में जवाब दिया। इस पर बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। अच्छा, अब यहीं बैठे दांत निकालते रहोगे या यहाँ से उठोगी भी? ग्लोरिया झिंझिला कर बोली। गाड़ी में कोई थैला वगैरह है? तैमूर ने पूछा। इस सांप पर इतनी मेहनत की है, आखिर इसे भी तो उठाना है। मुझे मालूम होता कि अगर आप ये हरकत फरमाएंगे तो मैं बड़ा सा कोई बैग भी गाड़ी में रख लेती। ग्लोरिया का लहजा बदस्तूर तंज़मेज़ था। अरे अब इसे यहाँ से ले जाना कोई मसला नहीं है, तैमूर ने कहा। अब तो मैं इसे पाइप की तरह लपेट सकता हूँ, गाड़ी में यकीनी तौर पर रस्सी तो होगी। ये सुनते ही नज़ीर गाड़ी में से रस्सी का एक लच्छा निकाल लाया। तैमूर ने सांप को पाइप की तरह बल देकर लपेटा और नज़ीर से रस्सी लेकर इसे अच्छी तरह बांध दिया। फिर एहतियातन इसने सांप के मुंह पर भी कपड़ा लपेट दिया और इसे बमुश्किल तमाम उठाकर वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया। इसके उठाने से अंदाज़ा हो रहा था कि सांप का वजन 15 से 20 किलो के दरमियान तो रहा होगा। इस मरतबा स्टीयरिंग ग्लोरिया ने संभाला क्योंकि तैमूर ने ड्राइविंग करने से इनकार कर दिया। मैं ऐसे रुख पर बैठा था कि मुसलसल पीछे देख रहा था। इस दौरान में किसी भी गाड़ी ने हमारा ताकुब नहीं किया और हम बखैरियत मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी तक पहुंच गए। गेट पर पहुंचकर ग्लोरिया ने अजीब अंदाज में हारन बजाया। मैं इसे अजीब ही कहूँगा क्योंकि इस किस्म की हरकत कोई बच्चा ही कर सकता है। फ़ौरन ही कोठी का आहिनी गेट खुल गया। गाड़ी के अंदर दाखिल होते ही चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। चौकीदार का चेहरा भी मेरे लिए अजनबी था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।